राम राम दोस्तों। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के तहत हम हिंदी विषय के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए जो क्वेश्चन हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए कौन सा पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों हमारा जो पेपर है वो है एचएससी क्लर्क 21 सितंबर 2019 को इवनिंग सेशन में जो पेपर हुआ था। क्लर्क एचएससी क्लर्क का पेपर है 21 सितंबर 2019 को जो इवनिंग सेशन का पेपर था उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका, अभूतपूर्व। अभूतपूर्व शब्द का अर्थ क्या है? नेगेटिव अर्थ देता हमेशा जब भी उपसर्ग के रूप में आता है। अभूतपूर्व जो भूतकाल में, पूर्व में कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? बी। जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसको हम कहते हैं अभूतपूर्व। ठीक है, तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन है कि आपके पास शब्द तिराहा। क्या शब्द है? तिराहा। तो तिराहा में हमने क्या बताना है? इस शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग। तो बच्चों तिराहा में उपसर्ग है ती। क्या है? ती। ती एक तद्भव उपसर्ग है। ती जो है वो एक तद्भव उपसर्ग है। तद्भव का अर्थ है हिंदी का उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है तीन। ठीक है, तो ये एक तद्भव उपसर्ग है, मतलब हिंदी का उपसर्ग है जिसका अर्थ क्या होता है? तीन। तो इससे बने हुए और शब्द देखो, जैसे तिराहा है, तिराहा। तिराहा में ती उपसर्ग है। इसके अलावा तिपाई। तिपाई में क्या है? ती उपसर्ग है। तिरंगा, तीन रंगों वाला, ती उपसर्ग है। ठीक है, तिकोना, ती उपसर्ग है। ठीक है, तो चाहे तिराहा कहो, इसमें ती उपसर्ग है। तिपाई ती उपसर्ग है। तिरंगा ती उपसर्ग है। तिकोना, इन सभी में क्या है? ती उपसर्ग है। ठीक है, तो ती जो है उसका अर्थ होता है तीन। ये कौन सा उपसर्ग है? ये तद्भव उपसर्ग है, तत्सम नहीं है। तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत के उपसर्ग हैं और उनकी संख्या होती है 22, और तद्भव वो होता है जो हिंदी के उपसर्ग हैं। इसके अलावा एक विदेशी उपसर्ग होते हैं। तीन प्रकार के उपसर्ग हम प्रयोग करते हैं जो दूसरी भाषाओं से, विदेशी भाषाओं में जो प्रयोग किए वहां से जो आए हैं, चाहे उसमें उर्दू के, अरबी, फारसी के, अंग्रेजी के हों। जैसे लाजवाब, ला जो उपसर्ग है ये विदेशी है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं सब इंस्पेक्टर, सब जो है वो अंग्रेजी का उपसर्ग है। ये क्या होते हैं? विदेशी होते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों ये। क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा? कि प्राण शब्द जो है किस वचन में प्रयोग होता है? एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन और एक वचन, दोनों में या बहुवचन में? तो प्राण जो बहुवचन में प्रयोग होता है सदैव। बच्चों कुछ हमारे शब्द ऐसे हैं जो सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं जिन्हें हम नित्य बहुवचन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? नित्य बहुवचन, जो सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे प्राण, कहते ना उसके प्राण निकल गए। कभी ये नहीं कहते उसका प्राण निकल गया, नहीं, उसके प्राण निकल गए। तो ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। इसी प्रकार आंसू, कहते उसके आंसू निकल आए। इसी प्रकार होश, शेर को देखकर मेरे होश उड़ गए। नेत्र, उसके नेत्र लाल हो गए। दर्शन, आपके दर्शन पाकर मैं लाभान्वित हो गया। आपके दर्शन पाकर मैं लाभान्वित हो गया। तो दर्शन जो शब्द है। इसके अलावा हस्ताक्षर, मैंने अपने हस्ताक्षर किए। इसके अलावा बच्चों अनेक, अनेक भी हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक है, क्योंकि एक का बहुवचन अनेक है। एक का बहुवचन क्या है? अनेक। तो इसलिए कभी भी अगर अनेकों लिखोगे तो व्याकरण की दृष्टि से क्या है? गलत है, क्योंकि अनेक अपने आप में बहुवचन है। और ये कई बार वाक्य आया एचएससी में, 3 से 4 बार आया है वाक्य शुद्धि में। जैसे सेंटेंस भी मोस्टली एक ही आया, श्री कृष्ण के अनेकों नाम थे। श्री कृष्ण के अनेकों नाम थे अशुद्ध है, क्योंकि अनेक अपने आप में बहुवचन है, अनेकों नहीं हो सकता। क्या लिखना पड़ेगा? श्री कृष्ण के अनेक नाम थे।
तो बच्चों प्राण है, आंसू है, होश है, नेत्र है, दर्शन है, हस्ताक्षर है, अनेक है, दाम है। आजकल वस्तुओं के दाम बढ़ गए। होंठ हैं, उसके होंठ लाल हैं। बाल हैं, उसके बाल काले हैं, उसके बाल सफेद हैं। ठीक है, इस प्रकार ये सारे के सारे कौन से हैं? नित्य बहुवचन हैं, जो सदैव किस में प्रयोग होते हैं? बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं ये नित्य बहुवचन। इसी प्रकार कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं, जिन्हें हम नित्य एक वचन कहते हैं। जो सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं नित्य एक वचन कहलाते हैं। जैसे वर्षा, इसका बहुवचन नहीं बन सकता, सदैव एक वचन में प्रयोग होता ही। जैसे आकाश, जैसे भीड़, जनता, पुलिस, सोना, सोना, पानी, ये जो इस तरह के शब्द हैं ये सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? नित्य एक वचन। ठीक है बच्चों, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है राम रोटी खाता है। यह वाक्य खालिस्तान क्रिया के लिए उदाहरण है। भाई राम रोटी खाता है, सकर्मक क्रिया है, अकर्मक है, द्विकर्मक है, क्या है? तो बच्चों यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बच्चों कर्म के आधार पर क्रिया दो तरह की होती है, एक होती है सकर्मक और दूसरी होती है अकर्मक। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया दो तरह की होती है, एक होती है सकर्मक और दूसरी होती है अकर्मक। अब देखो सकर्मक का अर्थ क्या है? स प्लस कर्मक, स प्लस कर्मक मतलब कर्म सहित। कर्म सहित का मतलब जिसके साथ कर्म आता है, जो क्रिया अपने साथ कर्म लेती है उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक। और अकर्मक ए प्लस कर्मक, ए प्लस कर्मक। ए जब भी उपसर्ग के रूप में आए हमेशा नेगेटिव और देता है। क्या देता है? नेगेटिव। ए प्लस कर्मक, बिना कर्म के, जो अपने साथ कर्म नहीं लेती। मतलब कर्म के आधार पर क्रियाएं दो प्रकार की हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक जो क्रिया अपने साथ कर्म लेती है वो सकर्मक कहलाती है, इनकी जिसके साथ कर्म का प्रयोग होता है सकर्मक, और जिसके साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता वो अकर्मक। अब कर्म की पहचान क्या है? कर्म की पहचान जो बच्चों वो हम तीन शब्दों से करते हैं। क्या, किसे और किसको। क्या, किसे, किसको। वाक्य में क्रिया से पहले क्या, किसे, किसको शब्द लगा के प्रश्न कीजिए। अगर जवाब मिले तो उसमें कर्म है, कर्म है तो वह सकर्मक है। और अगर हमें क्या, किसे, किसको लगाने से जवाब ना मिले तो उसमें कर्म नहीं है, वो अकर्मक है। तो देखो ये है क्रिया खाता है, इससे पहले हम लिखेंगे क्या खाता है, तो हमें जवाब मिला रोटी खाता है। क्या खाता है? रोटी। तो जवाब मिला तो इसमें कर्म है, कर्म है तो ये क्या है? सकर्मक है। ठीक है, जैसे बच्चों अगर हम ये कहते कि वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। अब ये क्रिया, इससे पहले क्या शब्द लगाया, क्या लिखता है, तो जवाब मिला पत्र। पत्र कर्म है तो ये सकर्मक है। ये क्या है? सकर्मक है। ठीक है, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। तो राम ने किसे मारा? रावण को। या किसको मारा? रावण को। जवाब मिलता तो ये क्या है? सकर्मक है बच्चों। ठीक है, और अगर हम ये कहें पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, तो क्या उड़ते हैं? जवाब नहीं है। अब कई बच्चे कहेंगे जवाब है क्यों नहीं? क्या उड़ते हैं? पक्षी उड़ते हैं। तो जवाब तो आ गया पक्षी, लेकिन बच्चों ये गलत है। क्यों? क्योंकि एक होता कर्ता, वाक्य में जो काम को करने वाला है, जो क्रिया को करने वाला वो कर्ता होता है। तो यहां उड़ने का काम कौन कर रहा है? पक्षी। उड़ने का काम पक्षी कर रहे हैं, तो ये तो कर्ता हुआ ना, कर्ता। तो
एक वाक्य में एक से अधिक कारक हो सकते हैं, कर्ता कर्म इकट्ठे होते हैं, ये इसमें भी है, लेकिन एक स्थान पे दो कारक नहीं हो सकते, यही कर्ता और यही कर्म नहीं हो सकता। तो क्या उड़ते हैं, या हम कहीं पक्षी क्या उड़ते हैं, जवाब नहीं है, क्योंकि पक्षी तो काम को करने वाला, ये तो करता है, तो इसमें कर्म नहीं है, तो ये क्या है, अकर्मक है। क्या है ये, अकर्मक। जैसे हम ये कहें वह नदी में तैरता है, वह नदी में तैरता है, ठीक है, तो बच्चों इसमें जवाब नहीं मिलेगा। क्रिया ये है तैरता, इससे पहले क्या लगाया, वह क्या तैरता है, नदी में नहीं, कहां तैरता है, इसका जवाब तो कहां से आया, ये तो अधिकरण कारक है, तो इसमें कर्म नहीं है, ये अकर्मक है। तो जो अपने साथ कर्म ले वो अकर्मक, जो अपने साथ कर्म ना ले वो अकर्मक, और जो अपने साथ कर्म लेती है वो सकर्मक। अब ये द्विकर्मक क्या है बच्चों, कुछ क्रियाएं अपने साथ दो कर्म लेती है, कई बार क्रियाएं कितने कर्म लेती है, दो। अगर एक ही कर्म आए तो एक कर्मक, जैसे इसमें सिर्फ एक ही कर्म था पत्र, वह पत्र लिखता है, क्या लिखता है, पत्र, तो ये तो एक कर्मक है। सकर्मक तो है ही, जिसमें कर्म आ गया वो सकर्मक है। तो सकर्मक के आगे दो भेद होते हैं, एक कर्मक, सिर्फ एक कर्म आए एक कर्मक। राम ने किसे मारा, रावण को, सिर्फ एक कर्म है, तो ये एक कर्मक है। वह क्या खाता है, रोटी, सिर्फ एक कर्म है, तो एक कर्मक सकर्मक है। लेकिन अगर दो कर्म लेगी, दो कर्म कैसे, जैसे हम कहें दादी मां ने हमें कहानी सुनाई, दादी मां ने हमें कहानी सुनाई, तो दादी मां ने किसे कहानी सुनाई, हमें, कर्म है, किसे से जवाब मिला, दादी मां ने किसे कहानी सुनाई, हमें। दादी मां ने हमें क्या सुनाई, कहानी, तो इसके अंदर दो कर्म है, इसको हम कहेंगे द्विकर्मक, क्योंकि कर्म दो है। बच्चों जब भी दो कर्म आते हैं तो बहुधा यानी कि अधिकतर, ज्यादातर, एक प्राणीवाचक होता है, एक अप्राणीवाचक, मतलब एक सजीव होता है, एक निर्जीव होता है, ठीक है। जैसे हमें सजीव है, कहानी निर्जीव है। जैसे मैं ये कहूं उसने मुझे पेन दिया, उसने मुझे पेन दिया, उसने किसे पेन दिया, मुझे, उसने मुझे क्या दिया, पेन, दो कर्म है, द्विकर्मक, तो इसमें मुझे क्या है, प्राणीवाचक, और पेन क्या है, अप्राणीवाचक। तो जब भी दो कर्म आते हैं, एक प्राणीवाचक होता है, एक अप्राणीवाचक होता है, ठीक है, ज्यादातर। दूसरा, जब भी दो कर्म आते हैं उनमें एक होता मुख्य कर्म, ये मुख्य है, ये क्या है, मुख्य है। मुख्य को आप जो है वो प्रत्यक्ष भी कह सकते हो, प्रत्यक्ष, मतलब जो निर्जीव होता है ना वो होता है मुख्य या प्रत्यक्ष, और जो सजीव होता है वो होता है अप्रत्यक्ष या गौण, अप्रत्यक्ष या गौण, ठीक है, कर लोगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, वह लजा रही है, वह लजा रही है, यह वाक्य क्रिया का उदाहरण है, सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, सकर्मक और अकर्मक दोनों। तो सकर्मक अकर्मक के बारे में पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, तो इसका आसानी से हम जवाब दे देंगे। वह लजा रही है, तो क्रिया क्या है, लजाना, वह लजा रही है, इससे पहले क्या लगाया बच्चों, वैसे किसे किसको भी लगा सकते हैं, किसे किसको, लेकिन यहां आपको ध्यान रखना है किसी और किसको प्राणीवाचक होते हैं, मतलब प्राणियों के लिए प्रयोग करते हैं, और क्या अप्राणीवाचक होता है, यह निर्जीवों के लिए प्रयोग होता है। जैसे हम कहें राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, अब हम ये मारा क्रिया, इससे पहले क्या नहीं लगाएंगे, राम ने क्या मारा, रावण को, ये बच्चों सजीव है, तो क्या लगाएंगे, किसे मारा या किसको मारा, ठीक है। और वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है, तो ये लगाएंगे क्योंकि निर्जीव है, क्या पढ़ता है, पुस्तक, ये नहीं किसे पढ़ता है, किसको पढ़ता है। तो किसे और किसको प्राणीवाचक होते हैं, सजीवों के लिए प्रयोग होते हैं, और क्या अप्राणीवाचक होता है, निर्जीवों के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। तो वह क्या लजा रही है, वह क्या लजा रही है, कोई जवाब नहीं हमारे पास, वह क्या लजा रही है, कोई जवाब नहीं है बच्चों। तो इसलिए यह क्या है,
अकर्मक क्रिया है। क्या है? अकर्मक क्रिया है। कई सोचो क्या लजा रही है? वह नहीं, मैंने बताया था वह तो करता है, लजाने का काम कौन कर रहा है? वह। तो ये तो करता है, और एक स्थान पे दो कारक नहीं हो सकते, वही करता वही कर्म नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, एक वाक्य में कितने भी कारक हो सकते हैं, 8 कारक हैं, 8 के 8 कारक एक वाक्य में हो सकते हैं, लेकिन एक स्थान पे कभी भी दो कारक नहीं हो सकते। ठीक है, तो बच्चों इसमें जवाब नहीं मिला, तो ये क्या है? अकर्मक। जैसे लड़की हंसती है, लड़की हंसती है, तो क्या हंसती है? कहीं सोचो लड़की, लड़की तो काम को करने वाली है, ये तो करता है, लड़की क्या हंसती है? कोई जवाब नहीं है, तो ये क्या है? अकर्मक। ठीक है बच्चों, हंसना, रोना, उठना, बैठना, लेटना, ठीक है, तैरना, उड़ना, लज्जाना, शर्माना, ये सारी की सारी क्या है? अकर्मक क्रियाएं हैं। कई बार है ना डायरेक्ट आपको यूं ऑप्शन में भी दे देता है, इनमें से कौन सी अकर्मक नहीं है। जैसे लेटना, जैसे रोना, जैसे हंसना, और जैसे उड़ाना, इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है। इनमें कहता कौन सी अकर्मक नहीं है, तो बच्चा फर्स्ट साइट में देखता ही सोचता है लेटना भी अकर्मक, रोना भी अकर्मक, हंसना भी, ये भी अकर्मक, लेकिन बच्चों ये सकर्मक है। अब ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या? कि बच्चों उड़ना अकर्मक है। उड़ना क्या है? अकर्मक। लेकिन उड़ाना या उड़वाना ये सकर्मक होती हैं। मतलब ये है कि जो अकर्मक क्रियाएं हैं, अकर्मक क्रियाएं, उनका प्रेरणार्थक रूप सकर्मक होता है। उनका प्रेरणार्थक रूप क्या होता है? सकर्मक। अकर्मक क्रियाओं का प्रेरणार्थक रूप सकर्मक। हंसना अकर्मक है, लेकिन हंसाना और हंसवाना ये सकर्मक है। रोना अकर्मक है, लेकिन रुलाना और रुलवाना ये सकर्मक है। कोई भी अकर्मक क्रिया हो, उसका प्रेरणार्थक रूप क्या बन जाता है? सकर्मक बन जाता है। तो उड़ना अकर्मक, लेकिन उड़ाना और उड़वाना क्या होते हैं? सकर्मक। ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बालक से दूध पिया गया, यह वाक्य किस वाच्य के अंतर्गत आता है? बालक से दूध पिया गया, यह वाक्य किस वाच्य के अंतर्गत आता है? ठीक है बच्चों, तो ये क्रम वाच्य के अंतर्गत आता है। बच्चों वाच्य वैसे तो पूरा डिटेल से आप पढ़ोगे तो आधा पौना घंटे का लेक्चर जो है होता है, या हम इसको डायरेक्ट सीधा पढ़ रहे हैं। जिन्होंने पढ़ा है वो भी ठीक है, नहीं पढ़ा वो ध्यान से देख लो। कि पहली बात तो जो कृत्रिवाच्य होता ना, कृत्रिवाच्य, उसमें कर्ता के साथ ज्यादातर या तो कोई विभक्ति चिन्ह नहीं होता या नहीं होता है। तो यहां कर्ता के साथ ना तो कोई शून्य विभक्ति चिन्ह ना ने, तो ये कृत्रिवाच्य तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। अब बात है, या तो ये क्रमवाच्य हो सकता है और या ये भाववाच्य हो सकता है। अब इन दोनों में क्या होता है कि कर्ता के साथ से, कर्ता का जो चिन्ह होगा वो से, दवारा या के द्वारा होता है। से द्वारा या के द्वारा होता है, तो यहां से विभक्ति चिन्ह है। तो या तो ये क्रमवाच्य है या भाववाच्य है। अगली बात, इसमें क्रमवाच्य में पहचान क्या? इसमें हमेशा क्रम मिलेगा आपको, यानी कि क्रिया क्या होगी? सकर्मक होगी। और भाववाच्य में क्रिया क्या होगी? अकर्मक। फिलहाल इतने से भी आप पहचान सकते हो कि पहली बात, कर्ता या चिन्ह देखा, या तो शून्य हो या ने हो, तो वो ज्यादातर कौन सा होता है? कृत्रिवाच्य। यहां से आया हुआ है, तो से जो है वो किस में मिलेगा आपको? से द्वारा के द्वारा। अगर विभक्ति चिन्ह है, या तो वो क्रमवाच्य है या तो भाववाच्य है। ठीक है, फिर आगे क्या कि से आ गया तो या तो क्रमवाच्य या भाववाच्य है। अगला स्टेप क्या है? अगर क्रिया उसमें सकर्मक है तो क्रमवाच्य, क्रिया अगर अकर्मक है तो फिर भाववाच्य। तो क्रिया की पहचान, उसमें कर्म है कि नहीं है, सकर्मक है कि अकर्मक, हम पढ़ चुके हैं। क्या किसे किसको, ठीक है। तो क्या पिया गया,
क्रिया ये है, इससे पहले लगाया, क्या पिया गया, तो जवाब मिलेगा दूध। तो इसका मतलब इसमें क्रम है, क्रम है तो ये क्या हुआ, क्रमवाच्य। ठीक है, जैसे अगर मैं ये कहता राम से या बालक से चला नहीं जाता, राम से कहो या बालक से चला नहीं जाता, ये वाक्य होता। तो बच्चों क्योंकि से आया है, तो से आया तो दोनों चांस बन गए हमारे। भैया क्रमवाच्य भी हो सकता है, ये भाववाच्य भी हो सकता है। फिर फर्क किससे आएगा, क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक है। उसके लिए क्या किसे किसको का सहारा लेते हैं, क्रिया है चला नहीं जाता, क्या चला नहीं जाता, या राम से क्या चला नहीं जाता, कोई जवाब नहीं मिल रहा। तो इसमें क्या है, कर्म नहीं है, अकर्मक क्रिया। इसका मतलब ये क्या है, भाववाच्य है। क्या है, भाववाच्य हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन है कि मन है प्लस रथ, मन है प्लस रथ क्या होता है, मनोरथ। मन है प्लस रथ क्या बनेगा, मनोरथ। विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो क्या नियम है इसका वो देखिए। नियम है बच्चों, अगर विसर्ग से पूर्व, विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा या अंतस्थ व्यंजन या है हो, तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बच्चों, जिसको संधि नहीं आती कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। जहां आए, जैसे यहां संधि का क्वेश्चन आया, हम एक नियम यहां उसका पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो इस तरह सीखता सीखता जो है वो सभी पेपर अगर करेगा, बार बार करेगा, तो उसको वो चीज आ जाएगी। या हम सिर्फ एक नियम पे डिस्कस करेंगे जिस नियम का यहां प्रयोग हुआ है। तो मन है प्लस रथ, ध्यान से देखिए, मन है प्लस रथ, मनोरथ कैसे हुआ, तो उसके लिए हमने क्या कहा, एक नियम होता है हमारा कि अगर विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है, जैसे गै तीसरा है, घै चौथा है, अंगे जो पांचवा है, जय झ य, इसी प्रकार डै ढै अण, इधर दै धै न, ये क्या होते हैं आपके तीसरे, चौथे, पांचवें, या बै भै मैं। अंतस चार हैं, य, र, ल और व, या फिर है आ जाए, तो विसर्ग किस में परिवर्तित, ओ में। अब देखो जैसे ये था मन है प्लस रथ, तो विसर्ग से पहले ए आया ना, क्योंकि न में क्या है ए, और विसर्ग के बाद रे क्या आपका अंतस्थ है, यह र लव अंतस्थ होते हैं चार। ठीक है, तो यह किस में परिवर्तित हो गया, ओ में। तो क्या बन गया, मनोरथ, मनोरथ। कुछ और एग्जांपल देखिए, जैसे तप है प्लस वन, तो विसर्ग से पहले ए क्यों, क्योंकि ध्वनि है ए की, पै प्लस ए है ये, और विसर्ग के बाद व अंतस्थ, तो विसर्ग किस में परिवर्तित, ओ में। तपै प्लस वन क्या हो गया, तपोवन। ठीक है, जैसे बच्चों हम ये कहें कि पय है प्लस ज, पय है प्लस ज, विसर्ग से पहले ए, विसर्ग के बाद जय, जय कौन सा है, तीसरा, जय कौन सा है, तीसरा, तो विसर्ग ओ में परिवर्तित। पयोज, पयोज, पयोज किसका पर्यायवाची होता है बच्चों, कमल का, क्योंकि पय जो है वो कहते हैं जल को, दूध को भी कहते हैं बच्चों पय, दूध और जल दोनों को। तो पय है प्लस जय, पयोज, जल में जन्मा, जल में जन्म कौन लेता है, कमल। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम ये कहते हैं तप है प्लस बल, विसर्ग से पहले ए, विसर्ग के बाद बै, बै कौन सा है, तीसरा, तो विसर्ग किस में परिवर्तित, ओ में, तपोबल। तो ये हमारा नियम है कि अगर विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा हो, या अंतस व्यंजन यरलव हो या है हो, तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल और देखिए, मन है
प्लस हर, विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद है आ गया तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो गया मनोहर। तो इस प्रकार एक एक कंसेप्ट क्लियर करते चलिए, जिसको नहीं आता वो भी सीख जाएगा। बार बार देखिए वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछा है एचएससी ने। क्या है? जोड़कर लिखना है। इधर जो है ये पशुओं के जो बच्चे हैं उनके नाम दिए हुए हैं, ठीक है, और इधर से मिलान करना है। अब कलब होता है हाथी का बच्चा। अगर किसी को ना भी पता हो ना तो आप अगले से अंदाजा लगाइए भाई। वैसे तो क्या होता है, ये हाथी का बच्चा होता है कलब। पिल्ला आप सभी जानते हो, कुत्ते का बच्चा, यानी कि ख का मिलान ऐसे, ख का मिलान ऐसे, सभी में ए है, ठीक है। फिर बछड़ा, बछड़ा आप जानते हो किसका? गाय का बच्चा होता है, यानी कि गाय का ऊ से, ऊ। इसमें तो गाय ऊ नहीं है, ये तो कट गया ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद पड्डा, पड्डा सभी जानते हो, हरियाणा में तो बहुत ही देसी वर्ड है पड्डा, भैंस का बच्चा, यानी कि घ का आ से, घ का आ से, तो इसमें भी नहीं है, ठीक है, इसमें भी नहीं है, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा। और चूजा आप जानते मुर्गी का बच्चा। कलब ना भी पता होता तो लास्ट में रह जाता बच्चों, ठीक है, लेकिन ये कलब क्या है? ये हाथी का बच्चा होता है। तो कै ई से, ठीक है, फिर ख पिल्ला जो कुत्ते बच्चा ऐसे, फिर गै बछड़ा जो है वो गाय का बच्चा ऊ से, और पाड्डा जो भैंस का बच्चा आ से, और चूजा जो मुर्गी का बच्चा ई से। तो हमारा आंसर ये हुआ। तो बच्चों पशु जो हैं या पक्षी जो है उनके बच्चों के नाम, उनकी बोलियों के नाम भी याद कीजिए, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ सकता है एचएससी में, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन थे जो हमने 22 सितंबर को जो एग्जाम हुआ था 2019 में एचएससी क्लर्क का, उसके क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए, ठीक है।